हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी से, जिसे हम कहेंगे डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर आप एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की न्यू एडिशन से इसे पढ़ रहे हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये चैप्टर नंबर 71। वहाँ से आप इसे देख सकते हो। प्लस डीलिमिटेशन कमीशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है रिसेंटली यूपीसी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था और प्रीवियस ईयर्स में भी यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं, तो हम इसे अच्छे से देखेंगे। आपको क्या करना है, ध्यान से लेक्चर को देखना है और जो चीज़ें बता रही हूँ उसे अभी ही लेक्चर देखते टाइम पे याद करना है और मेमोराइज करना है। ऑलराइट। प्लस मैंने इस लेक्चर को और प्रीवियस लेक्चर्स को डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स के फॉर्मेट में क्रिएट किया है, ठीक है। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से। इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। ये मैंने इस तरह से बनाया है जिससे कि आप यहाँ पे कीवर्ड देख के ही सारी चीज़ों को रिवाइज और रिकॉल कर सके, तो वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डीलिमिटेशन कमीशन को समझने से पहले हम समझते हैं कि हमारा ये डीलिमिटेशन जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। अब देखो, डीलिमिटेशन मतलब बाउंड्रीज को डिसाइड करने की प्रोसेस या फिर बाउंड्रीज को फिक्स करने की प्रोसेस। तो आप सबको पता है जब भी इलेक्शंस होते हैं तब यहाँ पे होती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज, सही बात है। अब इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को ड्रॉ करना या फिर इसे फिक्स करना बॉर्डर्स को, ठीक है। ये बॉर्डर दिख रही है आपको, लेट्स से ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अगर इस बॉर्डर को मैं फिक्स कर देती हूँ या फिर यहाँ पे इसे ड्रॉ कर देती हूँ, तो मैंने क्या किया, ये एक प्रोसेस की जिसे हम कहेंगे डीलिमिटेशन। अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब क्या होता है, ये एरिया होता है जहाँ से लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, सही बात है। सो दिस प्रोसेस इज डन वेयर द इलेक्शन हैपन्स। लाइक कौन से, आपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी सुनी है, सही बात है। आपने असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखी है जो स्टेट्स में होती है, ये भी सही है। तो डीलिमिटेशन क्या करता है, यहाँ पे डिसाइड करता है कि इलेक्शन का एरिया हमारी लेजिस्लेटिव बॉडीज के लिए कौन सा होना चाहिए। ओके, ठीक है। अब ये जो काम है ये डायरेक्टली कोई पॉलिटिशियन या फिर पॉलिटिकल पार्टी या फिर गवर्नमेंट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, देखो, जो इलेक्शन है ये फेयर होने चाहिए प्लस अनबायस्ड होनी चाहिए, और इसीलिए हमें एक ऐसी बॉडी चाहिए जो पावरफुल हो और इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के जैसे काम करे, जो फेयर भी हो और अनबायस्ड भी हो। और इसीलिए यहाँ पे काम करता है हमारा डीलिमिटेशन कमीशन। ओके, तो यहाँ पे आप इसे डीलिमिटेशन कमीशन बोल लीजिए या फिर बाउंड्री कमीशन बोल लीजिए, दोनों का भी मतलब सेम ही होता है, कोई भी यहाँ पे आ जाए। तो आप ये कह सकते हो कि इट इज़ अ बॉडी दैट डिसाइड्स द कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज। आई होप ये बेसिक चीज़ें आपको अभी समझ में आ गई है। अब हम जो डीलिमिटेशन प्रोसेस है उसका रैशनल समझते हैं। रैशनल मतलब ऑब्जेक्टिव, व्हाई डीलिमिटेशन इज इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारी कंट्री, हमारी प्यारा जो इंडिया है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, या ये आपको पता है, और दो मेन चीज़ें ये सपोर्ट करता है। सबसे पहला क्या है, रेगुलर या फिर पीरियोडिक इलेक्शन बोल लीजिए, और दूसरा क्या होता है, पीरियोडिक डिलिमिटेशन या फिर रेगुलर डिलिमिटेशन बोल लीजिए, मतलब कि रेगुलरली रीड्रॉइंग द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सो विदाउट प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्शन फेयर नहीं हो सकते हैं। क्या ये आप बात मानते हैं? तो पहला पॉइंट क्या मैं ये कह सकती हूँ कि अगर डेमोक्रेसी को अच्छे से काम करना है तो वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं या फिर सिटीजन्स हैं, वो जो चूज़ करेंगे रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू द इलेक्शंस, ये फेयर होने चाहिए, सही बात है। तो इलेक्शंस ये तो हमारी कंट्री के लिए बहुत इसेंशियल है। इफ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज आर रॉन्ग, अनफेयर, या फिर अगर कोई गलत चीज़ हो जाए वहाँ पे, तो इलेक्शन फेयर नहीं हो पाएंगे। तो जब बाउंड्रीज लीगली हम ड्रॉ करेंगे, है ना, तभी चीज़ें ठीक से हो जाएगी। तो यहाँ पे लॉ है जो ये कहता है कि डीलिमिटेशन मस्ट हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लस यहाँ पे इसे लीगल मैंडेट दिया गया है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो वन कॉन्स्टिट्यूएंसी इज इक्वल टू, या फिर इट इम्प्लाइज इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव। इतना इम्पॉर्टेंट ये चीज़ बन जाती है। ओके, तो आपको लीगल मैंडेट का इंपॉर्टेंस यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, और इसी तरह से डीलिमिटेशन यहाँ पे लीगल, फेयर या फिर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन को इंश्योर करता है। दूसरा पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है, इट मस्ट बी डन वेरी केयरफुली। क्यों? क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन को अफेक्ट कर रहा है। किसका रिप्रेजेंटेशन है? हमारी कंट्री का, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
हमारे जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन को अफेक्ट करता है। और अगर प्रॉपर डिलिमिटेशन ना हो तो मतलब क्या होगा, जो लोग हैं उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो इलेक्शन के थ्रू यहाँ पे आता है, इट कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। डिलिमिटेशन यहाँ पे हेल्प करेगा पॉलिटिकल सिस्टम को, या फिर आप ऐसे बोल लो बॉडी पॉलिटी को, जहाँ पे लोग गवर्न करेंगे थ्रू टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो इसीलिए जो पॉपुलेशन है और ग्राउंड रियलिटीज़ है, ये चेंज होती रहती है ओवर टाइम। अब देखो, ये जो मैंने पॉइंट यहाँ पे यूज़ किया, कॉम्प्लेक्स एंड सेंसिटिव प्रोसेस, इसका मतलब क्या होता है, एक सिनारियो देती हूँ। लेट से आपको पता है 2010 में हमारा इंडिया जैसा था, क्या आप ये कह सकते हो 2026 में भी ऐसा ही होगा, ऐसे ही लोग होंगे, ऐसे ही लोगों का नेचर होगा? नहीं, हो सकता है यहाँ पे माइग्रेशन हुआ हो, बिल्कुल माइग्रेशन होता है, यहाँ पे ग्रोथ हुई है हमारी, यहाँ पे अर्बनाइजेशन हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? सो देयरफॉर इट नीड्स टू बी डन पीरियोडिकली। सही बात है। तो बिकॉज पॉपुलेशन प्लस ये सारी जो ग्राउंड रियलिटीज़ मैंने आपको बताई, ये टाइम के अनुसार चेंज होती है और इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें करनी होती है। सो रिफ्लेक्टिंग द पॉपुलेशन चेंजेस और वन मैन वन वोट प्रिंसिपल जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, वन कॉन्स्टिट्यूएंसी वन रिप्रेजेंटेटिव, ये भी आप कह सकते हो। और यहाँ पे पीरियोडिकली चीज़ों को करना, ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती है। तो यहाँ पे जब मैं बात करती हूँ वन मैन वन वोट प्रिंसिपल की, इसका मतलब क्या होता है ये समझ लो। सिंपल टर्म्स में अगर बताऊँ तो एवरी इंडिविजुअल्स वोट शुड हैव अ इक्वल वैल्यू। ये चीज़ इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर यहाँ पे 5 लोग ऐसे मैंने बना दिए, ले देखिए यहाँ पे मैंने 5 लोग बनाए हैं, तो ये जो इंडिविजुअल है इनकी वोट की वैल्यू इन इंडिविजुअल की वोट की वैल्यू से सेम रहेगी, इक्वल रहेगी, कहीं पे चेंजेस नहीं होंगे। तो ये मतलब होता है एवरी पर्सन्स वोट शुड हैव अ इक्वल वैल्यू, कोई डिफरेंसेस नहीं दिखता है। पर रियल लाइफ में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो पॉपुलेशन होती है ये डिफर कर सकती है। लेट्स से कि यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, राइट। अब यहाँ पे हो सकता है 10 लोग हैं और यहाँ पे 12 लोग हैं, तो पॉपुलेशन तो इक्वल नहीं हुई ना। तो ये तो रियल लाइफ हुई है। तो अब इससे अफेक्ट क्या होती है चीज़ें, ये देखो। अगर स्मॉल पॉपुलेशन की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है तो वोट की वैल्यू ज़्यादा रहेगी स्मॉलर पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, और अगर लार्ज पॉपुलेशन की कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो वहाँ पे वोट की वैल्यू लो रहेंगी, ये उसे लो रखेंगे। ये क्यों किया जा रहा है, जिससे कि दोनों भी, बिकॉज बोथ इलेक्ट ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव बट द नंबर ऑफ वोटर्स इज डिफरेंट, और इसीलिए डिलिमिटेशन ये चीज़, मतलब ये चीज़ करने की कोशिश करता है जहाँ पे इनइक्वालिटी कम हो सके। डिलिमिटेशन कमीशन के कुछ माइलस्टोन्स हैं, उसे हम समझ लेते हैं। इसे लॉ के द्वारा बनाया गया, आपको पता है पार्लियामेंट यहाँ पे लॉ लाती है और उसके थ्रू बॉडी बनाती है। इसका भी जन्म ऐसे ही हुआ था, बट इट इज़ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसीलिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाती है। तो पेपर में आपको पूछा जा सकता है कि डिलिमिटेशन कमीशन क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, तो नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। लॉ के द्वारा यहाँ पे इसका जन्म हुआ है। पार्लियामेंट ने लॉ को पास किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन की इस लॉ के अंडर स्थापना कर दी, राइट। अब अगर मेन जॉब की बात करूँ यहाँ पे, तो ये अभी आपको बताया मैंने, बाउंड्रीज को, बॉर्डर्स को ये ड्रॉ करते हैं, फिक्स करते हैं। लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकती है या फिर स्टेट असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकती है। कमीशन के पास होती है स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी, आप या फिर ये कह सकते हो कमीशन ऑर्डर हैव अ लीगल अथॉरिटी। प्लस यहाँ पे कोई भी कोर्ट हो, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, यहाँ पे इस चीज़ को क्वेश्चन नहीं करते हैं। सो कोर्ट चैलेंजेस आर नॉट परमिटेड ओवर हियर। प्लस हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट का रोल समझ लो, ये डिसाइड करेंगे कि ऐसी कौन सी डेट रखे जिससे कि जो न्यू बाउंड्रीज बनाई गई है ये इफेक्टिव बन जाए। तो ये जो काम है ये हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट करते हैं। प्लस जो डिसीजंस होते हैं ये हमारी पार्लियामेंट के सामने प्लस स्टेट लेजिस्लेचर के सामने पेश किए जाते हैं फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन। लोकसभा, ओके, लोकसभा पर प्लस जो, या फिर आप बोल सकते हो स्टेट असेंबली जो है, ये कमीशन के ऑर्डर्स को चेंज या फिर मॉडिफाई नहीं कर सकती है। कमीशन के जो डिसीजंस होते हैं ये फाइनल होते हैं। तो अभी तक हमारे 4 डिलिमिटेशन कमीशन बन चुके हैं, ठीक है। सो टोटल कमीशन फॉर्म्ड सो फार इज इक्वल टू 4, और यही यूपीएससी का पास्ट ईयर का क्वेश्चन था। तो मैं आपको याद करवाऊंगी वैसे। तो यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें कवर हो चुकी है। अब डिलिमिटेशन कमीशन के
हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पता कर लेते हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, मतलब कि आर्टिकल्स। अब यहाँ पे रिलेटेड आर्टिकल्स है, आर्टिकल नंबर 81, 82, 170, 330, आर्टिकल 332। अब ये डील करता है डिलिमिटेशन से ऑफ द पार्लियामेंट और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब इसे अमेंड किया गया था, अमेंडमेंट यहाँ पे हुई थी 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि हमारा 2001 में आया था, और 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2003 में आया था। दोनों के भी कंबाइंड इफेक्ट ने यहाँ पे चीज़ें की। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे लोकसभा की जो सीट्स है ये फ्रोज हो गई, इसे फ्रीज किया गया टिल द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026। तो जो नंबर ऑफ सीट्स है स्टेट्स के लिए वो 1971 के सेंसस के ऊपर डिपेंड करती है एंड विल नॉट चेंज टिल द सेंसस आफ्टर 2026। समझ में आया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो असेंबली की सीट नंबर्स है ये भी बेस्ड है ऑन द 1971 के सेंसस, और ये भी सेम ही रहेंगे टिल आफ्टर 2026। तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो हमारी एससी और एसटी रिजर्व सीट्स है इसे रिवर्क किया गया था यूजिंग 2001 सेंसस। तो रिजर्वेशन के नंबर्स ये अपडेट हो चुके हैं बेस्ड ऑन द 2001 सेंसस या फिर पॉपुलेशन, ऐसा आप कह सकते हो, और ये एससी और एसटी के लिए है। प्लस यहाँ पे जो डिलिमिटेशन है ये किया गया था यूजिंग 2001 सेंसस, ओके, पर जो बाउंड्रीज है वो चेंज नहीं की गई है। बाउंड्रीज कैन नॉट चेंज अगेन टिल सेंसस 2026। प्लस यहाँ पे अगर पॉपुलेशन की बात करूँ मैं, पॉपुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो एज फार एज पॉसिबल हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के पास सिमिलर पॉपुलेशन रहेंगी विद इन द स्टेट। ये एक यहाँ पे एम है, ओके। अब अगर मैं अब तक की कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करूँ, मैंने आपको बताया 4 यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज अब तक आ चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पे 1952 का कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन आया था, जो पहला डिलिमिटेशन कमीशन था। दूसरा डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पे 1963 में आता है, फिर तीसरा यहाँ पे 1973 में आता है, और फिर बाद में यहाँ पे 2002 में आता है डिलिमिटेशन कमीशन, ओके। अब जो 4th डिलिमिटेशन कमीशन है उसका काम हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि 2002 में आया था। इसे डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के अंडर क्रिएट किया गया था, ओके। तो आपको यहाँ पे नाम सिंपल है याद करने के लिए, नाम है यहाँ पे है डिलिमिटेशन एक्ट 2002 आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। मेजर टास्क इनका ये था कि ये पार्लियामेंट्री प्लस असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीएडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस, और इसे हर एक स्टेट को अप्लाई किया गया था। इट वाज आल्सो अप्लाइड टू ऑल द स्टेट्स, पर उस टाइम पे यहाँ पे एक एक्सेप्शन था, और वो एक्सेप्शन था हमारा अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि आपको पता है 2019 के बाद जब हमारा आर्टिकल नंबर 370 यहाँ पे एब्रोगेट किया गया था तो कंडीशन बदल गई है, पर उससे पहले बदली नहीं थी। तो जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे एक एक्सेप्शन हुआ करता था। प्लस अगर मैं कंपोजिशन की बात करूँ तो मेंबर्स में यहाँ पे हमें 3 मेंबर्स दिख जाएंगे, प्लस यहाँ पे चेयरपर्सन होते हैं। चेयरपर्सन यहाँ पे रिटायर्ड या फिर जो सीटिंग सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो रह सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर दिख सकते हैं, या फिर नॉमिनी भी होते हैं जो एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाते हैं। एक्स ऑफिशियो मतलब कि आपके पास XYZ नाम की यहाँ पे पोस्ट थी तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ के मेंबर बन गए, उसे हम कहते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। प्लस यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के भी लोग होते हैं, तो कंसर्न स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स वो यहाँ पे बन जाते हैं। इस तरह का इनका कंपोजिशन होता है। प्लस इनके साथ कुछ एसोसिएटेड मेंबर्स भी होते हैं। टोटल 10 एसोसिएट मेंबर्स आपको हर एक स्टेट से दिख जाते हैं। 5 तो यहाँ पे होते हैं लोकसभा से, सो यहाँ पे 5 यहाँ से लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आ गए स्टेट से। प्लस यहाँ पे 5 आपको मिल जाएंगे स्टेट असेंबली के MLAs, ओके, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अगर जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स हैं ये 5 से कम हैं तो जितने भी लेजिस्लेटिव LS के मेंबर्स हैं वो एसोसिएट मेंबर्स बन जाएंगे, ठीक है। इन्हें नॉमिनेट किया जाता है हमारे
ऑनरेबल स्पीकर के द्वारा, ऑलराइट, लोकसभा के स्पीकर या फिर स्टेट असेंबली के स्पीकर, और कोई वोटिंग पावर इनको साइन नहीं की जाती है। सो नो वोटिंग पावर प्लस दे कैन नॉट साइन कमीशन ऑर्डर्स, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ऑलराइट। अब अगर चेयरपर्सन की यहाँ पे बात करूँ तो चेयरपर्सन यहाँ पे है जस्टिस कुलदीप सिंह, ठीक है, ये रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज चेयरपर्सन थे उस टाइम पे 4th कमीशन के, ओके। अब ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो चुके हैं। अब हम इम्प्लीमेंटेशन समझते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन के रिकमेंडेशंस को यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रिपोर्ट के सबमिशन की बात करते हैं। हमारा जो 4th डिलिमिटेशन कमीशन है उन्होंने अपना काम कंप्लीटेड इट्स वर्क, और इन्होंने फाइनल रिपोर्ट यहाँ पे गवर्नमेंट को सबमिट की 2007 में। इसके बाद फिर प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन आता है, 2008 की बात है ये, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीडिफाइन किया जाता है। तो प्रेसिडेंट ने यहाँ पे इसे अप्रूवल दे दिया था, जिसे हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहते हैं, और इसी ने ही न्यू पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को इफेक्टिव बनाया था। डिलिमिटेशन ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, लेकिन कुछ स्टेट्स के लिए इसे अप्लाई नहीं किया गया था। अब ऐसे कौन से एक्सक्लूडेड स्टेट्स हैं? कुछ हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जैसे कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड, प्लस यहाँ पे झारखंड भी आ जाता है। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये चीज़ क्यों की गई, एक्सक्लूड क्यों इनको किया गया। तो अगर मैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करूँ, यानी कि हमारा असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और झारखंड, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिलिमिटेशन कमीशन को पोस्टपोन ही कर दिया था। और जो अगर झारखंड की यहाँ पे बात करूँ, ये देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने नलीफाई कर दिया या फिर कैंसिल कर दिया था कमीशन के फाइनल ऑर्डर को। अब ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस ऊपर से आपको एक जनरल आइडिया यहाँ पे होना चाहिए। 2009 में क्या हुआ, लोकसभा की इलेक्शंस न्यू कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे बने, ठीक है, और 499 आउट ऑफ 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज यहाँ पे ली गई, ठीक है। सारे स्टेट्स, हमारा जो दिल्ली है और यूनियन टेरिटरी है पुदुचेरी, ये सारे यहाँ पे एरिया कवर्ड हुए थे। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे थे ही असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, झारखंड, और जो अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर था, ये यहाँ पे एक्सक्लूडेड थे, ठीक है। यहाँ पे ये कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ इंडिया वोटेड यूजिंग न्यूली डिलिमिटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कब की बात है ये? 2009 के इलेक्शंस की बात यहाँ पे हो रही है। अब हम डिलिमिटेशन कमीशन जो 2020 में आया था उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यह आया होगा कि व्हाई इट वाज क्रिएटेड। सही बात है। अब देखो, फरवरी 2020 की बात है जब गवर्नमेंट ने 2008 का डिसीजन कैंसिल किया था, जहाँ पे उन्होंने डिलिमिटेशन को पोस्टपोन किया था 4 हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। कौन से स्टेट्स है ये? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड, राइट। तो पहले जो रीज़न दिया गया था 2008 में, उस टाइम उन्होंने ब्रीफली ये कह दिया था कि हमें लगता है कि इस जगह पे यूनिटी और पीस, या फिर अगर लॉ और ऑर्डर की बात करें तो उसे खतरा पहुंच सकता है, और इसीलिए ये चीज़ देख के यहाँ पे इसे कैंसिल किया गया था। लेकिन अभी 2020 में इन्होंने फिर से ये रीज़न दिया कि जो जगह है यहाँ पे प्लेस, यहाँ पे इसकी सिक्योरिटी इम्प्रूव हो चुकी है, इंसर्जेंसी बहुत कम हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हुआ है, और अभी डिलिमिटेशन करने के लिए सिचुएशन परफेक्ट है या फिर सूटेबल है। और इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि डिलिमिटेशन लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002, और इसीलिए फिर न्यू एडिशन बनाया गया। अब मैं आपको थोड़ा सा टाइमलाइन देती हूँ, ठीक है। जो न्यू कमीशन बनाया गया है, यहाँ पे बात चल रही है मार्च 2020 की, ओके। अब इसे क्रिएट किया गया है 4 हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी। मेंबर्स की अगर बात करूँ तो बस एक जनरल आइडिया रखो कि जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी, जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुकी है, वो चेयरपर्सन है, और जो सुशील चंद्र जी है इलेक्शन कमिश्नर, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर है, प्लस जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है कंसर्न स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के, वो यहाँ पे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। टेन्योर इनका 1 साल का होता है। प्लस अगर टास्क की बात करूँ यहाँ पे, ये देखिए, तो टास्क में ये डिलिमिट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, जो हमारी 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमने अभी देखी वो। यहाँ पे एक्ट कौन सा है? डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002। प्लस यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में भी यही चीज़ की गई है। 2 लॉज यानी कि यहाँ पे आपको याद रखने हैं।
सबसे पहला तो जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 का, प्लस यहाँ पे डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002 तो आता ही है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या कहा मैंने आपको ऊपर, मार्च 2020 की बात चल रही थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ता है और यहाँ पे आ जाता है मार्च 2021। अब आपको एज इट इज़ ये सारी चीज़ें याद नहीं रखनी है, आपको चीज़ें समझ में आ जाए इसलिए इतना डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है। बस एक जनरल आइडिया रखिए। फिर यहाँ पे मार्च 2020 में कुछ समय होने के बाद गवर्नमेंट जो हमारे 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए जो हमें कमीशन का काम बनाया था उसे रिमूव कर देती है, ठीक है। तो कमीशन अब यहाँ पे सिर्फ कंटिन्यू करता है हमारी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए, और इस टीनियोर को यहाँ पे एक्सटेंड किया जाता है मार्च 2022 तक। समझ में आया? तो फेब 2022 में यहाँ पे फर्दर 2 मंथ का एक्सटेंशन दिया जाता है और मई 2022 तक यहाँ पे ये कंटिन्यू होता है, ओके। अब जो एसोसिएटेड मेंबर्स की अगर बात करूँ जम्मू एंड कश्मीर के, तो यहाँ पे आपको 5 लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स दिख जाएंगे जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से एसोसिएटेड है। प्लस यहाँ पे मेंबर्स है जो नॉमिनेट किए गए हैं हमारे ऑनरेबल स्पीकर ऑफ लोकसभा से। यहाँ पे वैसे कोई वोटिंग राइट्स नहीं है इनका। प्लस यहाँ पे कंप्लीशन की अगर बात करूँ तो कमीशन ने अपना काम फिनिश कर दिया था मई 2022 में, और फाइनल रिपोर्ट जो इन्होंने सबमिट की थी वहाँ पे उसका नाम था डिलिमिटेड लैंडस्केप ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ओके। कश्मीर की डिलिमिटेशन की बात करते हैं अब। ये डिफरेंट हुआ करता था अर्लियर ड्यू टू द स्पेशल स्टेटस। आपको पता है 2019 से पहले इसके पास स्पेशल स्टेटस था, राइट। सो यहाँ पे डिलिमिटेशन जो है वो डिफरेंट हुआ करता था रेस्ट ऑफ द इंडिया से। समझ में आया? यहाँ पे लोकसभा के डिलिमिटेशन की अगर बात करूँ तो ये गवर्न किया जाता था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और अगर असेंबली के डिलिमिटेशन की बात करूँ तो जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था पहले उसके अकॉर्डिंग इसे गवर्न किया जाता था। प्लस यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मतलब जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हुआ करता था 1957 का, इसका यहाँ पे रोल हुआ करता था। तो पास्ट असेंबलीज की अगर बात करूँ यहाँ पे आपको याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, बस बताने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। ये 1957, 1966, 1975 और 1995 में हुआ था। लास्ट अगर डिलिमिटेशन की बात करूँ तो ये 1996 में हुआ था इलेक्शन, और कोई सेंसस नहीं हुए थे 1991 में। 2001 के बाद की अगर बात करूँ मैं जम्मू एंड कश्मीर में स्पेसिफिकली, तो जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली है इसे फ्रोज किया गया था डिलिमिटेशन के लिए टिल 2026, ओके। तो पहले जो स्ट्रेंथ थी 111 इतनी स्ट्रेंथ थी, तो कुछ लद्दाख से आते थे, ठीक है, कुछ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी आते थे। 24 सीट्स रिजर्व की जाती थी वहाँ पे जो वैकेंट की जाती करके रखते थे, ठीक है। वो जो कंपोजिशन है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको इतने डिटेल में नहीं जाना है, बस एक जनरल आइडिया रखो। फिर क्या होता है 2019 के बाद यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेट को कन्वर्ट कर दिया हमने यूनियन टेरिटरी में, तो ये बन गया यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। प्लस यहाँ पे यूनियन टेरिटरी को दिया गया लेजिस्लेटिव असेंबली। सीट्स भी बदल गई। सीट्स में अगर बदलाव की बात करूँ यहाँ पे तो 114 यहाँ पे सीट्स बन जाती है टू बी फिल्ड बाय द डायरेक्ट इलेक्शंस। प्लस यहाँ पे 24 सीट्स यहाँ पे पीओ के जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया है उसकी बात कर रहे हैं हम, तो ये वैकेंट रहती है, तो इन्हें ऐसे ही रखा जाता है। प्लस अगर हम अर्लियर पहले की अगर बात करें तो यहाँ पे 7 सीट्स बड़ी है, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल प्रोविज़न भी दिया गया है जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं वो 2 विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर मेंबर्स को यहाँ पे नॉमिनेट कर सकते हैं। अगर विमेन अंडर रिप्रेजेंटेड है तो यहाँ पे ये चीज़ की जाती है, राइट। प्लस यहाँ पे अगर करंट डिलिमिटेशन की बात करूँ तो इसे 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग किया गया है, ऑलराइट। सो 2011 का सेंसस यहाँ पे है। यहाँ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 प्लस डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002 के रोल को आपको भूलना नहीं है। ये क्यों ज़रूरी है, वाई नीडेड? क्योंकि देखो 2011 की अगर मैं बात करूँ तो पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा थी, 100% हायर देन 1981, ओके। 1981 का यहाँ पे रेफरेंस लिया जा रहा है। तो जो ओल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी ये अनइक्वल पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड थी।
तो ये चीज़ हमें नहीं करनी थी। प्लस अगर यहाँ पे मैं SC और ST कैंडिडेट्स की बात करूँ, इनके रिजर्वेशन की बात करूँ जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली में, तो ये बेस्ड है ऑन आर्टिकल नंबर 330 प्लस आर्टिकल नंबर 332 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्लस यहाँ पे आपको फिर से जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है और डिलिमिटेशन एक्ट 2002 है, उसे भूलना नहीं है। जो रिजर्वेशन है ये रीकैलकुलेट किया गया था यूजिंग 2011 के सेंसस। अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर फिर से यहाँ पे बताऊँ तो जो पहले का जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, दीट डिड नॉट प्रोवाइड ST रिजर्वेशन इन द असेंबली। तो नई चीज़ हमने यहाँ पे ये लाई जिससे कि ST और SC के रिजर्वेशन को यहाँ पे हम इंश्योर कर सके और इनके रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पे इंश्योर कर सके। डिलिमिटेशन कमीशन के रिकमेंडेशंस को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला रिकमेंडेशन इनका ये है, जब भी पब्लिक हियरिंग होगी तब कमीशन यहाँ पे रिक्वेस्ट लेंगे जो कश्मीरी माइग्रेंट्स है उनसे, प्लस जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं, लेट्स से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर से, वो सारे, तो दोनों भी ग्रुप्स यहाँ पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए पूछ सकते हैं। प्लस अगर मैं पर्टिकुलरली कश्मीरी माइग्रेंट्स की बात करूँ तो उनको कमीशन ने ये कहा है कि दे वेयर परसिक्यूटेड प्लस फोर्स टू लीव द कश्मीर। तो ये जो लोग थे ये एक्साइल में रह रहे थे 30 साल के लिए, समझ में आया। तो उनके पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी हो जाता है और इसीलिए वो रिजर्व रखते हैं इनके रिप्रेजेंटेशन को। तो जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली में प्लस पार्लियामेंट में इनका रिप्रेजेंटेशन रिजर्व होता है। कमीशन ने यहाँ पे पर्टिकुलरली रिकमेंड किया है कि ये एटलीस्ट 2 मेंबर्स जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली में प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम द कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी। एक यहाँ पे वीमेन रिप्रेजेंटेटिव रहेगी, ठीक है, और जो मेंबर्स है दे शुड हैव सेम पावर एज नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पुदुचेरी असेंबली। आपको पता होगा कि पुदुचेरी में यहाँ पे अगर पुदुचेरी असेंबली की बात करूँ यहाँ पे तो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, तो सेम यहाँ पे भी चीज़ ये की जा रही है। जो डिस्प्लेस लोग थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर से, तो वहाँ पे यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है, उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि कुछ रिप्रेजेंटेशन उनको दिया जाए जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली ने, और इसीलिए यहाँ पे हमारा जो कमीशन है इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर वो चाहे तो रिप्रेजेंटेशन दे सकती है थ्रू नॉमिनेशन यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली में। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनेशन का रोल आ जाता है और डिस्प्लेस लोग तो यहाँ पे है ही। तो इस तरह से यहाँ पे रिकमेंडेशन भी कमीशन के द्वारा दिया गया था। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।